अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है फॉर आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वो क्या होते हैं? नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल, या हम बोलते हैं इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, या फ्लो ऑफ इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड फ्लो। कि ऐसे फ्लूइड्स जो ना तो कंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और उनकी विस्कोसिटी भी जीरो होती है, उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। यहाँ पे एक टर्म आती है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स इज द नेम गिवन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने की जो ब्रांच है उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोडायनामिक्स का। अब फ्लूइड के ऊपर क्योंकि हम डायनामिक्स की बात करेंगे, इसमें डायनामिक्स का मतलब होता है कि उस बॉडी के ऊपर या उस मोशन के दौरान जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, कि जो बाहर की फोर्सेस है वो भी हमने लेनी है, वो भी हमने कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे दो टाइप्स की एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक है बॉडी फोर्स, दूसरी है सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स जो होती है वो फ्लूइड के ऊपर लग रही होती है। मतलब देखिए ना, एक फ्लूइड होता है, ऊपर इसकी एक बाउंड्री होती है जिसे हम सरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। तो एक तो फोर्स होगी जो इस फ्लूइड के ऊपर लगेगी, दूसरा होता है सरफेस के ऊपर लगेगी। जो सरफेस के ऊपर लग रही होगी उससे हम सरफेस फोर्स बोलते हैं, और जो बॉडी के ऊपर लगेगी या मतलब फ्लूइड के ऊपर, उसको हम बॉडी फोर्सेस बोलते हैं। दीज आर द फोर्सेस विच एक्ट पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे पर यूनिट मास के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रही होगी हम उसे बोलेंगे बॉडी फोर्स। और बॉडीज के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होती है, आप जानते हैं, होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, सिमिलरली जो इसके यहाँ पे पर यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी इसकी सरफेस के ऊपर, उसे हम बोलेंगे सरफेस फोर्सेस। दीज आर द फोर्सेस विच एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरफेस फोर्सेस। The surface forces are exerted by the surrounding fluid on the surface of the body and are of the nature of pressure and stress। मतलब यहाँ पे जो इस सरफेस से बाहर वाली साइड पे जो प्रेशर है उसकी वजह से ये फोर्सेस जो है, सरफेस फोर्सेस जो है वो अप्लाई होंगे। मतलब इसके जो बाहर वाला फ्लूइड है वो इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा या जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहा होगा, उससे जो फोर्स आएगी वो होगी सरफेस फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ आइसोट्रोपिक प्रेशर। यहाँ इसका सेकंड नाम है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। अब हाइड्रोडायनामिक, ये मैंने बता दिया, इसमें हम आइडियल फ्लूइड को डिस्कस करेंगे, और डायनामिक की वजह से हम इसके जब भी जो भी फ्लूइड मोशन लेंगे फ्लूइड एलिमेंट की, उसके साथ हम उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस भी लेंगे, क्योंकि हम डायनामिक की बात कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फाइंड किया था कि इन ऑल डायरेक्शन जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि ऑल डायरेक्शन में हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। कंसीडर कर लेते हैं एज प्रीवियस, जैसे हमने कंसीडर किया था फ्लूइड एलिमेंट टेट्राहेड्रन टाइप का। यहाँ पर भी एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि टेट्राहेड्रन टाइप का है। उसको नाम दे लेते हैं ओ, ए, बी और सी का। अब इसकी 4 फेसेस हैं, एक ओ ए बी, दूसरा ओ बी सी, फिर ओ सी ए, देन एक सामने वाली फेस है ए बी और सी। अब इस सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है ए बी और सी, इसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर, उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखें, दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है ए बी, दूसरा वेक्टर है ए सी। इनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लें तो नॉर्मल वेक्टर आता है। मतलब ये वो वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है इसके ऊपर। ठीक है, जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा होता है, ये कह लो कि ऐसे प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी क्रॉस ए सी जो है, ये ए बी की वैल्यू यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा के निकाली है। यहाँ पे ये ट्राइंगल लॉ लगाया है वेक्टर्स का। ए बी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से ओ ए, बेसिकली आप इस तरह से करें, ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस, ये वेक्टर नोटेशन में है, सॉरी, ओ ए प्लस ए बी, और ये इक्वल आएगा
बी सी के। ठीक है, ये बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, बी ओ के। हाँ जी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ये जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है प्लस ए से बी तक का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा ओ बी के। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया है ओ ए बी ट्राइंगल के ऊपर। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए ए बी की, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ओ ए जो है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू लगाई है, ओ बी की वैल्यू क्या आ रही है, जे डेल वाई जे, मतलब ओ बी वेक्टर की जो लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, डेल वाई जे, और ओ ए की लेंथ क्या आ रही है, डेल एक्स आई, तो ये जे डेल वाई माइनस आई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई। सिमिलरली ए सी की निकाली है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये फाइनल रिलेशन बन गया। ये देखिए जे डेल वाई है, इसको के डेल जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल वाई डेल जी एज इट इज आ गया, और जे क्रॉस के जो होता है वो आई के इक्वल होता है। सिमिलरली ये बाकी टर्म्स के लिए भी फाइंड आउट किया है। ये आगे उसके बाद इन तीनों अब चार फेसेस आ रही है ना, इन चारों फेसेस के ऊपर आपने प्रेशर करना है। जो सामने वाली फेज है उस पे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो पी है, जो कि ए बी सी के ऊपर लग रहा है, और जो पी एक्स है वो प्रेशर लग रहा है फेस ओ बी सी के ऊपर, पी वाई जो है वो प्रेशर लग रहा है ओ सी ए के ऊपर, और पी जी जो है वो लग रहा है ओ ए बी के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली इनके एरियाज फाइंड करने हैं। अगर आप ओ बी सी की बात करें तो इसकी का एरिया क्या होगा, डेल वाई इंटू डेल जी। अब ये ट्राइंगल है तो इसको टू पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ओ ए सी का फाइंड करना हो, ये भी एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ क्या आ रही है, डेल्टा एक्स, और हाइट क्या आ रही है, डेल्टा जी, और इसको टू पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली थर्ड फेस का निकाला है, और फोर्थ फेस का हम इस तरह से निकालेंगे कि सामने वाली फेस का जो एरिया है वो क्या आएगा, ए, क्योंकि अब ये वाली फेज जो है वो राइट ट्राइंगल नहीं है। बाकी ये जो फार्मूला होते हैं ना, ये वाले सारे हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट वाले, ये होते हैं राइट ट्राइंगल के लिए। अब जो ए बी फेस है ये वाली सामने वाली, ये राइट नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कैसे निकालोगे, ए बी क्रॉस ए सी इसका मोड लोगे और डिवाइड कर दोगे टू पे। नेक्स्ट यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू पुट की है। द फोर्स इज, अब फोर्सेस ले रहे हैं, अब फोर्स किसके इक्वल, अब प्रेशर का आपको पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं फोर्स, वो हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस फेस के ऊपर ओ बी सी फेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आ जाएगी पी एक्स इंटू एरिया आना ना, तो एरिया इसका क्या है वो हाफ डेल वाई डेल सी, और ये उसके साथ में डायरेक्शन बता दी कि ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली आप फेस ओ ए सी का निकालना चाहते हैं तो इसमें जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है पी वाई वो जे डायरेक्शन में है, और इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू डेल एक्स डेल जी, तो ये उसका लगा दिया। सिमिलरली ये थर्ड वाली का आ गया, और जो फोर्थ वाली सामने वाली फेस है ए बी सी जो राइट ट्रायंगल नहीं है उसके ऊपर क्या होगा। अब बेसिकली ये प्रेशर फॉर एग्जांपल पीछे से सामने वाली साइड को लग रहे हैं, तो ये जो सामने वाली फेस ए बी सी है ये इसके ऑपोजिटली प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, पी आया, और ये साथ में इसका एरिया, और ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। जैसे इनके साथ यूनिट वेक्टर लगाए ना आई जे के, इसी तरह इसका यूनिट वेक्टर आ गया ए बी क्रॉस ए सी ओवर मोड ए बी क्रॉस ए सी। ये वाला मोड वाली वैल्यू इस वाली मोड से कट जाएगी, बाकी बच गया माइनस हाफ पी इंटू ए बी क्रॉस ए सी। यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू लगा दी इस वाले रिलेशन से। ठीक है, दस द टोटल फोर्स ऑन द टेट्राहेड्रन इज, अब टोटल फोर्स कितनी होगी इन सबको जमा कर दें, उनमें से जो ये वाली सारी फोर्सेस जो है इन चारों फोर्सेस को जमा कर दें। चारों फोर्सेस को जमा करने के बाद जो आई वाले हैं वो कॉमन ले लें, जे और के वाले इन सबको मतलब कॉमन लेके लिख लीजिए। अब चूंकि हमने ली थी डायनामिक, हम प्रेशर को कंसिडर करें ना, हाइड्रोडायनामिक, डायनामिक का मतलब हमने बाहर की फोर्सेस भी लेनी है। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट इसके ऊपर एक बॉडी फोर्स भी एक्ट कर रही है, क्योंकि हम डायनामिक की बात करें ना तो इसके बाहर से जो फोर्सेस लगेंगी वो भी हमने इसमें कंसिडर करनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो बॉडी फोर्स लग रही है पर यूनिट मास पे वो है एफ। जैसे यहाँ पे फार्मूला क्या इसका बनेगा, एफ इज इक्वल टू पी ओवर एम। यहाँ पे पी प्रेशर को नहीं, मैंने इसको डिनोट ये शो कर रहा है
बॉडी फोर्स को, ठीक है। एफ जो है ये बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है और पी जो है ये बॉडी फोर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आपने बॉडी फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी तो एफ इंटू एम हो जाएगा, और एम मास मास ऑफ टेट्राहेड्रन है, और आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है रो इज इक्वल टू एम ओवर ई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/6 डेल एक्स डेल वाई डेल जी, मतलब तीनों साइड्स उनको मल्टीप्लाई करना है और 6 पे डिवाइड कर देना है। ये हो गया उसका वॉल्यूम, रो होगी उसकी डेंसिटी, तो ये m के इक्वल आ गया और साथ में f फोर्स आ गई। तो ये टोटल रिलेशन इसको क्या कहेंगे, बॉडी फोर्स, ठीक है, बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट। और ये नेक्स्ट उसने डिफाइन कर दिया कि 1/6 डेल एक्स डेल वाई डेल जी, ये क्या है, वॉल्यूम है। अब बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो ये हमने टोटल फोर्स ले ली राइट साइड लेफ्ट साइड पे, और साथ में इसमें बॉडी फोर्स भी ऐड कर दी, और राइट साइड पे क्या आ रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये वाला है, ये मास है, किसका मास है, ये टेट्राहेड्रन का, और डी वी बाई डी टी ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये आ गया। अब इसके वो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया गया, इसके एक्स कंपोनेंट अलहदा, वाई अलहदा और जी अलहदा कर लें। एक्स कंपोनेंट्स को आप जब अलहदा अलहदा करेंगे तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जस्ट एक्स कंपोनेंट लिखे गए हैं, ठीक है ना। एक्स कंपोनेंट में ये आई वाली चीज आ गई, ठीक है, हाफ पी एक्स माइनस पी इंटू डेल वाई डेल सी। यहाँ से एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, हम अगर एफ को आई जे के में, मतलब इसके एक्स वाई जी के लॉन्ग इसके एलिमेंट्स लिखे, तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के लिख ले, तो इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा एफ एक्स, जो यहाँ पे इस साइड पे जाके माइनस कर दिया गया है। और v का तो आपको पता है यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के होता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका u आ जाएगा, तो ये u डी यू बाई डी टी आ गया, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे डेल बाई डेल जी आ रहा है, तो दोनों साइड्स को इससे डिवाइड कर दें तो बाकी टर्म बचती है हाफ पी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 1/6 रो डी यू बाई डी टी माइनस एफ एक्स। और अगर इसमें हम लिमिट लें डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देन ये वाला सारा पोर्शन राइट साइड वाला जीरो हो जाएगा, और इस साइड पे बचेगा हाफ पी एक्स माइनस पी, और ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो के। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बनता है पी एक्स माइनस पी, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसी तरह से सिमिलरली आप वाई एक्सिस के लिए कंपोनेंट कंपेयर करें, उसके लिए करें, फिर जी एक्सिस के कंपोनेंट कंपेयर करें, तो आपके पास ये सारे रिलेशन बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शंस में इक्वल है, और इस लॉ को हम आइसोट्रोपिक प्रेशर, लॉ ऑफ आइसोट्रोपिक प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स के लिए है, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडियल फ्लूइड्स लिए हैं। अगर हम विस्कस फ्लूइड लेंगे तो यहाँ पे विस्कोसिटी का भी अमल होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम की ही बात कर ले। मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी इन मोशन। किसी भी बॉडी का जितना मास मोशन में है उसको हम बोलते हैं उसका मोमेंटम। बेसिकली इसको डिनोट किया जाता है p के साथ, और इसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी, एम मास v इंटू v जो है वो वेलोसिटी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। हमने इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें चेंज कितना आता है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने एक सरफेस कंसीडर करनी है। ये क्लोज सरफेस कंसीडर की है एस, जिसका वॉल्यूम जो है वो टॉ है। एस सरफेस कंसीडर की है, उसका वॉल्यूम है टॉ, और इसकी डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो है रो। एंड लेट फ्लूइड बी मूविंग विद वेलोसिटी v, और जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है v। अब यहाँ पे बेसिकली जैसे जैसे मूव करेगा फ्लूइड, वैसे वैसे उसकी सरफेस भी मूव करेगी। हमने एस सरफेस जो है वो मूवेबल ली है, जो कि फ्लूइड के साथ मूव कर रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल ले लेते हैं जिसका एलिमेंट जिसका वॉल्यूम जो है वो टी टॉ है, और उसके अंदर एक पॉइंट लेते हैं p। नेक्स्ट कहते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लूइड जो है, मास जो है वो ना तो इंट्रोड्यूस होगा, ना ही डेवलप होगा, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। मतलब ना ही वो मैस क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। जितना मैस पहले है उतना ही बाद में रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो डी डी टॉ, मतलब इस एलिमेंट का जितनी
जितना mass है वो change नहीं होगा by law of conservation of mass, ठीक है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें d by dt इज इक्वल ये रो डी टॉ इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। और क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, तो वही कहते हैं ये उसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया गया है m के साथ। जनरल हम उसको p से डिनोट करते हैं, यहाँ पे उसको m से डिनोट किया गया है। ऑफ द फ्लूइड बॉडी ऑफ वॉल्यूम टॉ एट टाइम t। वो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू मास। अब ये देखिए रो डी टॉ और ये ट्रिपल इंटेग्रल, ये वॉल्यूम इंटेग्रल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मतलब ये डी टॉ और ट्रिपल इंटेग्रल ये वॉल्यूम है, और रो जो है वो इसकी डेंसिटी है, तो रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास के इक्वल हो जाएगा। और वी जो है वो इसकी वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो इस पर डी बाई डी टी अप्लाई कर दे दोनों साइड्स के ऊपर। ये अप्लाई किया तो ये एक बार इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा कि रो वी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो भी टाइम पे डिपेंड करती है और जो वॉल्यूम है वो भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो एज अ कॉमन बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगी, तो ये dv बाई डी टी इंटू डी हो जाएगा। प्लस मतलब के दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव, फिर प्लस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव। अब ये रो को इसलिए साथ में लिया क्योंकि हम ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर चुके हैं कि डी बाई डी टी रो डी डॉ जो है वो 0 होता है, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे। Since that second integral on the right hand side is 0 due to equation 1, therefore rate of change of momentum क्या आ गया, ट्रिपल इंटेग्रल रो dv by dt into d tau। अब ये d by dt यहाँ पे मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, या कह लें कि ये एक्सेलरेशन है, as the expression for the rate of change of linear momentum। ये rate of change of linear momentum का रिलेशन है, इसको आपने याद रखना है।